प्यारे बच्चों, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत ये हमारा विषय था और इन स्रोतों में हम आज धर्मेतर साहित्य की बात करने वाले हैं। वह साहित्य जो धर्म से इतर लिखा गया, जिसको लिखने का जो मकसद है, जिसको लिखने का उद्देश्य है, वो धर्म नहीं है। बात धर्म की आ सकती है उसमें, लेकिन मुख्य जो विषय है वो धर्म नहीं है, ये समझ लीजिए आप। वो लौकिक साहित्य भी हो सकता है, ऐतिहासिक साहित्य भी हो सकता है जो इतिहास के लिए लिखा गया, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य भी हो सकता है। स्पष्ट विभाजन नहीं किया जा सकता, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए मैं पहले आपको लौकिक साहित्य की चर्चा कर रहा हूं आपसे मैं। यानी जिनका विषय राजनीति हो सकता है, व्याकरण हो सकता है, ज्योतिष हो सकता है, खगोल शास्त्र हो सकता है, नीति शास्त्र भी हो सकता है। ऐसे कुछ ग्रंथ हैं, जैसे पाणिनि का व्याकरण है। ईसा के पहले 6वीं या 5वीं शताब्दी में पाणिनि हुए थे, ऐसी एक प्रस्थापना है, ऐसी एक धारणा बनी हुई है। तो ईसा के पहले के उस दौर का राजनीतिक सामाजिक जीवन आप पाणिनि के अष्टाध्यायी से जान सकते हैं। व्याकरण तो है ही है, खैर उसमें वो एक अलग बात है। और मौर्य काल से पहले के भारत को यदि जानना होगा तो हमें पाणिनि के अष्टाध्यायी की ओर जाना पड़ेगा। और पश्चिमोत्तर भारत के जो राजनीतिक संघ बने हुए थे ना, उनका विवरण भी इसमें मिलेगा। बहुत सारी जातियों का विवरण भी आपको इसमें मिलेगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य के बारे में आप सब जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, है ना। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के चाणक्य। और आप सबको पता है, वैसे तो मौर्य काल की जब बात करूंगा तो मैं विस्तार से बात करूंगा, चाणक्य की बात भी करूंगा, चाणक्य और चंद्रगुप्त के संबंधों की बात भी करूंगा, किस तरह से उन्होंने मिलकर और नंदों की जो सत्ता थी उसको विस्थापित किया। लेकिन फिलहाल हम ये जानेंगे कि कौटिल्य की जो दृष्टि थी ना, राजनीति और समाज के प्रति बहुत गहरी दृष्टि थी। उसी का तो नतीजा था कि इतना बड़ा काम कर दिया, एक साम्राज्य का ही तख्ता पलट कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी चाणक्य, उसका प्रधानमंत्री भी रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में भी चाणक्य का काम है, वो बात आएगी तब करेंगे अपन। तो मौर्यकालीन भारत की शासन पद्धति को समझने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा और सबसे प्रामाणिक स्रोत है, वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही है। अर्थशास्त्र को आप इकोनॉमिक्स का ग्रंथ न माने, असल में वो शासन की विधि का ग्रंथ है। अब इसको फिर अब आप पढ़ेंगे तो लोक प्रशासन में ले जाएंगे, है ना। सरल शब्दों में कहें तो वो एक राजनीति विज्ञान का ग्रंथ है, उसमें ये सारी चीजें समाहित हैं। अब देश काल और परिस्थिति के अनुसार अध्ययन के विषयों का नया नामकरण भी हो जाता है। तो फिलहाल आप इसको इस रूप में देखिए। पतंजलि का महाभाष्य है, ये अष्टाध्यायी पर लिखा हुआ है, 2री शताब्दी ईसा पहले का है। शुंग काल के इतिहास को आप जान सकते हैं और खास तौर से पुष्यमित्र शुंग के बारे में आप जान सकते हैं। यवनों का, यूनानियों का अयोध्या पर हमला हुआ था, उन्होंने चित्तौड़ पे हमला किया, जिसको उस समय माध्यमिका कहा जाता था, माध्यमिका नगरी, है ना। और ये पतंजलि से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। और कामांतक का नीति सार है, इसको लोग गुप्तकालीन रचना मानते हैं। पॉलिटिकल साइंस का यदि सरल शब्दों में बात करें तो राजनीति विज्ञान का ग्रंथ है ये। गुप्तकालीन राज व्यवस्था के बारे में, उनका जो सिस्टम था, उनका जो तंत्र था, उसके बारे में आप इससे जान सकते हैं। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, मौर्य काल की बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी आपको इस ग्रंथ से। कालिदास का रघुवंश है, मालविकाग्नि मित्रम है, मालविका और अग्निमित्र की कथा।
जब शुंग वंश की बात करेंगे तो मैं आपको ये प्रेम कथा भी बताऊंगा। क्षेमेंद्र का है वृहत कथा मंजरी, बहुत सारी चीज़ें अपन जान सकते हैं इन ग्रंथों से। मुद्रा राक्षस जो था वो नंद राजा का मंत्री था। वो बताता है कि मुझे चाणक्य ने अपनी ओर मिलाने के लिए और कौन कौन से उपाय किए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। भास का एक नाटक है, स्वप्न वासव दत्ता या स्वप्न वासव दत्तम भी कहते हैं लोग उसको, है ना। वत्स का राजा उदयन और अवंती के राजा चंड प्रद्योत के आपसी संघर्ष का विवरण आपको इससे मिल सकता है। एक महेंद्र वर्मन का है मत्त विलास प्रहसन, पल्लव वंश का राजा था महेंद्र वर्मन, उसका लिखा हुआ है। और उस जमाने के बौद्धों का, कापालिकों का, वो बताता है कि ये लोग किस सीमा तक नैतिक दृष्टि से ऊंचे थे और फिर किस तरह से नीचे आ गए, ये बताता है। अब ऐतिहासिक ग्रंथों की बात करेंगे जो शुद्ध इतिहास की दृष्टि से लिखे गए हों, और जैसे जो सबसे पहला ग्रंथ जिसके बारे में अपन ये मानते हैं कि वो इतिहास की आधुनिक दृष्टि से लिखा गया, तो वो कल्हण का राजतरंगिणी है। प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक के कश्मीर का इतिहास है ये। और उन्होंने एक तिथि क्रम देने की कोशिश भी की, सोर्सेज भी दिए, स्रोत भी दिए कि मैंने ये चीज़ कहाँ से ली। आगे आके देखेंगे तो आपको बाण भट्ट का हर्ष चरित्र है, हर्ष के समकालीन था बाण भट्ट, और हर्ष के दौर का ये समझ लीजिए कि राजपूत काल के पहले का विवरण आपको यदि चाहिए तो आपको हर्ष चरित्र देखना पड़ेगा। और बहुत सारे ग्रंथ हैं। एक वागपति राज का है गोड़ वहु, कन्नौज के राजा यशोवर्मन की दिग्विजय का वर्णन है। एक पद्मगुप्त परिमल का है नव सहसांक चरित, परमार वंश का इतिहास है। विक्रमांक देव चरित है, विलन का लिखा हुआ है। कल्याणी का चालुक्य नरेश था, विक्रमादित्य उसकी उपलब्धियों का है। एक हेमचंद्र ने लिखा कुमारपाल चरित, गुजरात के चालुक्य नरेश कुमारपाल की उपलब्धियों का विवरण है। जयानक का है पृथ्वीराज विजय, संध्याकर नंदी का रामचरित, आनंद भट्ट का वल्लाल चरित, बहुत सारे, जय सिंह सूरी का हमीर मर्दन, मुरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। यानी आगे जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे और बढ़ेंगे ना, तो ये सोर्सेज बीच बीच में आते रहेंगे, तो इनकी बातें वहाँ अपन करते रहेंगे। क्षेत्रीय साहित्य की बात करें तो तमिल साहित्य के 2 प्राचीन ग्रंथ हैं, शिल्पद्दिकारम और मणिमेखलई, ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। संगमकालीन युग के तो खैर ये नहीं है दोनों साहित्य, लेकिन इनका समय वही है, बस संगम साहित्य के भाग नहीं है ये, है ना। और पल्लव राजा नंदी वर्मा का उल्लेख है, तमिल साहित्य का एक ग्रंथ है नंदी कलम्बकम, इस तरह से है, अभ्यास करना पड़ेगा आपको भी बोलने का, है ना। और कलिंगत्तु परणी, जिसमें चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम की कलिंग विजय का वर्णन है। कन्नड़ भाषा के भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। राष्ट्रकूट राजा नृपतुंग था 9वीं शताब्दी का, उसने कविराज मार्ग लिखा। एक कवि पंप हुआ है, उसने जो है वो विक्रमार्जुन विजय लिखा, जिसको पंप भारत नाम से भी जानते हैं। एक कवि हुआ है कवि रन्न, उसने साहस भीम विजयम लिखा, जिसको लोग गदा युद्ध के नाम से जानते हैं, है ना। राजस्थान के ग्रंथों के बारे में जानेंगे तो चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो है, जिसमें ये विवरण है कि पृथ्वीराज को गोरी कैद करके ले गया था अपने साथ, फिर चंद बरदाई गया और शब्द भेदी बाण चला के और गोरी का अंत किया। ये रासो कहता है, इस पर बहुत बात हो सकती है। और बहुत सारे ग्रंथ हैं। नरपति नाला ने लिखा बीसलदेव रासो, जयानक का है परमल रासो, एक किसी लेखक का खुमाण रासो भी है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनको अपन धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत रख सकते हैं। और इसके बाद में अपन बात करेंगे विदेशी यात्रियों और लेखकों के विवरण की। बड़ा
रोचक विवरण है उनका भी। तो अगली बार जब अपन मिलेंगे तो विदेशी लेखकों ने हमारे बारे में क्या लिखा, ये तो आप मान के ही चलिए कि वो हमारे बारे में पूरा सच कभी नहीं लिख सकते। जो यहाँ जाए नहीं, जो यहाँ जन्मे नहीं, जो यहाँ बड़े नहीं हुए, जो यहाँ की संस्कृति में रचे बसे नहीं, वो हमारे बारे में पूरा सही तो नहीं लिख सकते, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सही भी लिखा है। और हमारे इतिहास की रचना में वो सही लिखा हुआ बहुत महत्व रखता है। तो अगली बार जब अपन मिलेंगे तो विदेशी यात्रियों और लेखकों का विवरण हमारे अध्ययन के, हमारी बातचीत के, हमारी वार्ता के केंद्र में होगा। आप लोग जुड़े रहिए। जितने आप जुड़े रहेंगे उतना ही मुझे अच्छा लगेगा और मैं ये महसूस करूँगा कि हम कुछ सार्थक करते जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।